बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम की बात करेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम को स्टडी करने के लिए हम मास स्प्रिंग सिस्टम को लेंगे। मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों ने कुछ एनर्जीज़ की वैल्यूज़ याद रखनी है। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि जब एक मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करेगा मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी वेरिएबल है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कौन सी वेरिएबल है, क्योंकि जो स्प्रिंग का फील्ड होगा, इलास्टिक स्प्रिंग फील्ड जो होगा, ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी, तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है डिफाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यही वजह है कि यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ओनली द फीचर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यही वजह है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ये याद रखना है कि जब वो मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वेरिएबल होंगी, बट उस पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, या आप यूँ कह सकते हैं कि उस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को फार्मूलाज याद होने चाहिए काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के भी ना। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूँ 1/2 k x नॉट स्क्वायर इनटू, मैं इसकी डिफरेंट फॉर्म्स लिखता हूँ क्योंकि समटाइम फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए आता है तब आपके लिए इशू हो रहा होता है। 1/2 k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। एक तो इस फार्मूले की ये वाली फॉर्म है, दूसरी इसी फार्मूले की ये वाली फॉर्म इस तरह बनेगी कि आप इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें। अगर हम इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो 1/2 k x नॉट स्क्वायर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 k x स्क्वायर हो जाएगा। दो चीज़ें होगी। अब आप लोगों ने यहाँ से ये काम करना है कि 1/2 k जो है उसको हम कॉमन भी ले लें तो बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों एक ही फार्मूला लिखा हुआ है, बस इसकी डिफरेंट शेप बनी हुई है। तो आप लोगों ने ये थोड़ा याद रखना है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि इस फार्मूले में स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स नॉट इसमें एम्पलीट्यूड है और एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को भी शो कर रहा है। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है ना एक्स नॉट, इसको समटाइम ए से भी डिनोट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड की जगह पर ए लिखा हो या एक्स नॉट लिखा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बच्चों अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फंडा 1/2 k x स्क्वायर होता है। ये काइनेटिक एनर्जी भी इंस्टेंटेनियस है और पोटेंशियल एनर्जी भी इंस्टेंटेनियस ही लिखी हुई है। फिर आप लोगों ने बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, जो टोटल एनर्जी होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपस में इक्वल होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है, पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक मैक्सिमम, ये सारी आपस में इक्वल होती हैं। इनका सम नहीं मैंने इक्वल लिखा, ये इसकी इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल होगी, ये फिर इसके भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं इसका जो फार्मूला बनेगा 1/2 k x नॉट स्क्वायर की इक्वल होगा। तो इन सब का फार्मूला सेम है। तब आपका कभी MCQ यूँ आ जाए, वो आपसे पूछे कि ड्यूरिंग SHM टोटल एनर्जी की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के साथ रेशो बताओ, तो देखें टोटल एनर्जी की P मैक्स के साथ अगर आप रेशो पूछोगे तो देख लें टोटल एनर्जी भी 1/2 k x नॉट स्क्वायर है, P मैक्स भी 1/2 k x नॉट स्क्वायर है, तो इसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। इसी तरह अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को की रेशो बना लें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, अगर हम इन दोनों की रेशो बना लें तो ये दोनों की रेशो भी 1 रेशो किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। और लास्ट रेशो अगर आप बनाते हैं तो टोटल की K मैक्स के साथ, तो E टोटल ओवर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इसकी भी जो रेशो बनेगी वो 1:1 होगी। तो अगर इनमें से किसी के भी रेशो का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है सब की रेशो 1:1 की इक्वल होगी अगर इन तीनों में से किसी एक की रेशो पूछता है। इसके फर्दर MCQ लिखते हैं। तो जो मैंने आपके लिए MCQ लिखा है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को गिवन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन उसका क्या है कि आप लोगों ने x बताना है जब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ हो जाए अपनी किस वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। तो
तो कोई भी इस तरह की आपको स्टेटमेंट गिवन हो, आप लोगों ने उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में याद है 1/2 kx² होता है, इस इक्वल टू 1/2, ये फार्मूला का आ गया। और पी मैक्स का भी हम लोगों ने फार्मूला लिखा हुआ है, वो 1/2 kx02 होगा, तो 1/2 kx02 हो गया। अब देखें जो कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 k से कैंसिल हो जाएगा, तो x² अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो x02/2 की इक्वल हो जाएगा ना, x² बच गया, इधर x02/2 हो जाएगा। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे अंडर रूट ले लेना है। अगर हम बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ से जो बनेगा, अगेन ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, x0 हो गया। लेकिन आपको पता है डिवीजन में हम अंडर रूट को सेपरेट करके लिख सकते हैं। चलो मैं लिख सकता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, डिवीजन में अंडर रूट सेपरेट हो जाता है, तो इसका स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा x0/√2 की इक्वल होगा। या अगर ऑप्शन इसके पॉइंट्स में गिवन हो तो 1/√2 बनता है 0.707 ऑफ क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आप लोगों ने उस स्टेटमेंट को पहले वर्डिंग में लिखना है, फिर दोनों तरफ जो भी एनर्जीज़ की वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको पुट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया है ना, इसके मैं आपको असाइनमेंट के लिए कुछ और क्वेश्चन भी दे देता हूँ, आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा आप क्या बताएं, x बताएं, और आपको आगे कंडीशन गिवन होगी व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर के की वैल्यू, इधर के मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एंड पे आप लोगों ने x कैलकुलेट कर लेना है। और इस तरह के क्वेश्चन लिख लें, आप लिख लें व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू, आपका इक्वल हो जाए 1/4 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या टोटल एनर्जी लिख लें यहाँ पर, ई टोटल। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या अगर मैं इसके और क्वेश्चन बनाऊँ कि व्हेन पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चे, आप लोगों ने इस इक्वेशन में जस्ट वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इनमें से इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है, 1/2 kx² इक्वल टू 1/3 इंटू, अब ई टोटल लिखा हुआ है और टोटल एनर्जी अभी हम लोगों ने देखी है 1/2 kx02 की इक्वल होगा। ठीक है, मैंने जो भी गिवन है बस आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 k से कैंसिल हो जाएगा, तो x² किसकी इक्वल बनेगा, x02/3। बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे, डिवीजन में हम अंडर रूट को सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आपका x0/√3 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/3 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी कब हो जाएगी, जब उसका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, x तो हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन ले रहे होते हैं, वो x0/√3 की इक्वल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि आप x बताएं, और अगेन बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कि मीन पोजीशन से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताएं। और ये सारी बातें उस बॉडी के लिए हो रही हैं जो बॉडी क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। तो मैं ना भी मेंशन करूं तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हम चैप्टर SHM का पढ़ रहे हैं, तो सारी बातें उसी वक्त हैं जब बॉडी क्या परफॉर्म करेगा, SHM। और वैसे भी हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मास स्प्रिंग सिस्टम का पढ़ रहे हैं, और जब मास स्प्रिंग सिस्टम SHM परफॉर्म करता है तो ये सारे उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के ही फार्मूला लिखे हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग SHM पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम बिकम इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वल कब हो जाती हैं, बस वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 kx² इक्वल टू, देखिए आप लोगों ने काइनेटिक का ये वाला फार्मूला लिख लें, क्योंकि जब मैक्सिमम नहीं लिखा होता तो इंस्टेंटेनियस लिखना होता है। 1/2 k इंटू बन जाएगा x0², बल्कि इससे ऊपर वाला लिख लें, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 1/2 k x0² माइनस 1/2 kx²। तो आप लोगों ने बच्चे वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, ये इधर माइनस हो रहा है, इसको इधर लेकर प्लस कर दें। 1/2 kx² प्लस 1/2 kx² इज़ इक्वल टू 1/2 kx02 हो जाएगा। ये 1/2 मिलकर 1 हो जाएंगे, तो kx² इक्वल टू 1/2 kx02। अगेन बच्चे ये k से कैंसिल हो गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें,
तो x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर हम बोथ साइड पे अंडर चले मैं सेपरेट करके ले रहा हूँ तो आपका जो आंसर आ जाएगा एक्स नॉट बाई अंडर 2 हो जाएगा। ये तो बहुत फेमस आंसर है ना, मैं तो आपको ये कहूँगा इस आंसर को वैसे ही आप याद कर लें। अगर आज ये ड्यूरिंग SHM किस डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होती हैं तो आपको डायरेक्ट याद रख लें कि वो डिस्प्लेसमेंट जिस पे काइनेटिक और पोटेंशियल ड्यूरिंग SHM आपस में इक्वल हो जाती हैं वो एक्स नॉट बाई अंडर 2 की इक्वल होगा। तो ये क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप इतने काफ़ी सारे स्टेप्स करने से बच जाएंगे। अब बच्चों मैं इसी से मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चन भी लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने इन क्वेश्चन पे गौर करना है। वही बात है कि ड्यूरिंग SHM डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बताओ जब जो टोटल एनर्जी है वो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाए, यानी आपसे पूछ रहे हैं टोटल एनर्जी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाए, आप लोगों ने बताना है। देखिए बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रा खुद सोचें इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है जो ड्यूरिंग SHM जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर है टोटल एनर्जी से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हाफ करेंगे तो टोटल की इक्वल आएगा। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, जो टोटल एनर्जी होती है वो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी से हमेशा ग्रेटर होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो मैक्सिमम काइनेटिक के जाके इक्वल आती है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि टोटल लेस हो जाए किससे, काइनेटिक एनर्जी से। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है इसका आंसर नॉट पॉसिबल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम वैल्यूज पुट करें एक्स तो कैलकुलेट हो जाएगा, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कीजिएगा। आप जब एंड वाले स्टेप में पहुँचेंगे तो अंडर के अंदर यहाँ पर आपके पास माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे होंगे और अंडर के अंदर माइनस आ जाएगा। अंडर के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं होते, उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और फिजिक्स हमेशा डील करती है रियल नंबर के साथ। तो ये आप लोगों ने इसको बजाय सॉल्व करने के वैसे ही याद रखें कि यहाँ काइनेटिक को हाफ करें तो टोटल बनती है, इसको मतलब काइनेटिक ग्रेटर है टोटल से, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब आपका इस तरह का क्वेश्चन आए डिस्प्लेसमेंट बताएं तो आप लोगों ने लिख देना है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। इसी तरह अगर मैं ये लिख दूँ, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल टू हो जाए 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स होगी है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की। इस बात का मतलब ये है अगेन पोटेंशियल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल की इक्वल आती है, और हमें पता है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बड़ी है किससे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से। हालांकि हमें पता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल बड़ी होती है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसका आंसर भी हम ये लिखेंगे कि ये जो बात लिखी इसका आंसर भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने जब क्वेश्चन करने लगे तो इसको ध्यान से देख भी लेना है कि सम टाइम जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो पॉसिबल ही नहीं होती। ज़रा इन स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट कोई भी इनमें से ले लें, चले मैं इसको ले लेता हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल एनर्जी को 3 से डिवाइड करें तो पोटेंशियल की इक्वल आती है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी बड़ी है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। तो बात बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ से देखें, टोटल एनर्जी को हाफ करें तो काइनेटिक आता है, तो अगेन टोटल ग्रेटर है किससे, काइनेटिक से। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं। अगर इसकी समरी लिखूँ तो इसमें लिखा हुआ है टोटल ग्रेटर है किससे, काइनेटिक से। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें काइनेटिक टोटल से बड़ी हो रही है, पी मैक्स से बड़ी हो रही है, ये इस तरह की कोई और स्टेटमेंट भी लिखी हुई आ जाए तो उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखेंगे कि जो गिवन फॉर्म है वो पॉसिबल नहीं होगी। आपके लिए बच्चे मैंने एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, ज़रा इसकी स्टेटमेंट पर गौर करें। टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज़ 80 जूल, यानी आपको ई टोटल गिवन है 80 जूल। व्हाट इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं व्हेन पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/4 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन उसका ये है कि आप लोगों से क्वेश्चन में वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, यानी उसकी वैल्यू पूछ रहा है एग्जैक्ट। ये कुछ ऑप्शन भी गिवन है और आपसे पूछ रहा है कब पोटेंशियल एनर्जी बताएं, जब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3/4 टाइम ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड हो जाए। और क्वेश्चन में आपको बच्चे टोटल एनर्जी जो गिवन है वो 80 जूल गिवन है। अब हम लोगों ने कुछ ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट हो और टोटल एनर्जी उस क्वेश्चन में यूज़ हो। तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² है ना, तो आप इस फार्मूले में x की वैल्यू को पुट करें, यानी जो क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है उस x की वैल्यू को वहाँ पुट करके सॉल्व करें तो 1/2 इंटू k उसी तरह ही आ जाएगा। आगे देखें x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस पूरी चीज़ का स्क्वायर लें तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और x0 का स्क्वायर x0 स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसमें ये करो
1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को आप अलहदा कर लें, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, और 19/16 को अलहदा कर लें। 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को मैं क्यों कह रहा हूँ अलहदा कर लें, क्योंकि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर तो किसकी इक्वल है, टोटल एनर्जी की इक्वल है। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, ई टोटल इंटू 9/16 हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो आप ज़रा वैल्यूज अगर पुट करोगे तो ई टोटल कितनी गिवन है, 80 के क्वेश्चन में 80 गिवन है ना, और 9 कौन सा हो जाएगा 16, 16 को कैंसिल करें तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 जूल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस डिस्प्लेसमेंट पे जो बनेगी वो 45 जूल होगी। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये सीख लिया कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी के हैं या काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का था ना, इसी तरह अगर क्वेश्चन आपके पास काइनेटिक एनर्जी का भी आ जाए तो उसको हम टोटल एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पोटेंशियल का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोगों ने एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ से आपका पोटेंशियल के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह अगर इस फॉर्म में काइनेटिक के क्वेश्चन भी आ जाएँ तो उसके फार्मूला में भी हम एक्स की वैल्यू पुट करके काइनेटिक के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम काइनेटिक की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ज़रा इस फार्मूला पे गौर करें, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इस फार्मूला में देखिए ये जो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टोटल भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ, के मैक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को ये तीनों क्या कर रही हैं, शो कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फार्मूला 3 तरह से लिखा जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू कैसे आया है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई टोटल इंटू 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इस तरह तीसरा पोटेंशियल की फॉर्म में लिख लेते हैं, काइनेटिक इक्वल टू पी मैक्स और इंटू बन जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों देखिए इसके क्वेश्चन आएंगे किस तरह के, मैं आपको सिर्फ ऊपर वाले के करवा देता हूँ, नीचे वालों का मेथड सेम है। इसमें ज़्यादातर आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती है और एक्स इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन होता है, और इन एनर्जीज़ की आपसे रेशो पूछी गई होती है। यानी एक्स की वैल्यू गिवन होती है और इन एनर्जीज़ की आपसे रेशो पूछी गई होती है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। सपोज करें आपका एमसीक्यू यूँ आ गया है, वो आपसे पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी के साथ रेशो कैलकुलेट करें ड्यूरिंग एसएचएम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो आपसे काइनेटिक ओवर टोटल एनर्जी की रेशो पूछ रहे हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक्स गिवन होगा और एक्स मैंने बोला था इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, यूँ भी तो आ सकता है, मैंने एक्स इक्वल टू एक्स नॉट बाई 3 हो जाए, या आपका क्वेश्चन आ जाता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट बाई 4 हो जाए, या आपका क्वेश्चन आ जाए एक्स इक्वल टू एक्स नॉट बाई √2 हो जाए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपको x इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन होगा। तो देखिए सब में x इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन है। मैंने तो के ओवर टोटल की रेशो पूछी है ना। अगर इस फार्मूले से देखें तो यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी ओवर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की रेशो पूछे, तो फिर भी यही आंसर आएगा ना, क्योंकि ये इसको इधर ले आएंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। इसी तरह अगर इससे देखा जाए इस वाले फार्मूले से, तो इधर से क्या रेशो बनेगी, काइनेटिक ओवर कौन सी हो जाएगी, पी मैक्स की रेशो। ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर आप लोगों ने इनमें से कोई भी जो एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो पुट करेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि इसके 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इधर से देखें इन दो की रेशो, इधर से देखें इन दो की रेशो, और इधर से देखें तो इन दो की रेशो के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको क्वेश्चन में कौन सी चीज़ वेरिएबल होगी, एक्स वेरिएबल होगा, जिसके मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं। बेहतर तो ये है कि मैं इनमें से आपको चलें ये वाला करवा देता हूँ, आप लेक्चर के बाद जो है इनमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको इसके लिए सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ऊपर वाले के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, तो इससे आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बच्चों इस ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले में आप इस x की वैल्यू को पुट करें तो देखिए क्या बनता है, ई टोटल को पहले इस साइड पे शिफ्ट कर लें, काइनेटिक एनर्जी ओवर ई टोटल इक्वल टू 1 - एक्स का स्क्वायर आ रहा है ना, ऊपर इसकी बात हो रही है, एक्स का स्क्वायर आ रहा है तो एक्स के स्क्वायर को आप ओपन कर दें। जब मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। पता चल गया ना क्या हुआ है, इस x की वैल्यू को उधर ऊपर पुट किया है तो एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4 हो गया। अभी उसका अपना नीचे बाकी है एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब ये होगा कि ये एक्स नॉट स्क्वायर इस एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा,
इसको अगर हम देखें तो क्या बच गया, 1 - 1/4, 4 एलसीएम आ रहा है तो 4 - 1, तो ये जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ इक्वल टू 3/4 हो जाएगी। तो आपका काइनेटिक ओवर टोटल एनर्जी जो बन रही है वो 3/4 उसकी रेशो आ रही है। अब ये पेपर में ध्यान से पढ़ लेना है कि समटाइम ऐसा होता है कि उसने इसी क्वेश्चन में ई टोटल ओवर काइनेटिक की रेशो पूछी होती है, तो मीन उसने ट्रेंड को रिवर्स किया हुआ है ना, तो आप भी लास्ट स्टेप में ट्रेंड को रिवर्स कर दें और इसका आंसर 3/4 आपका क्या बन जाएगा, 4/3 की इक्वल हो जाएगा। रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अभी पिछले सवाल के साथ अगर हम इसको लिंक करें तो ये भी हो सकता था कि आपको क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ये वाला चल रहा है, आपको काइनेटिक ओवर रेशियो पूछने के बजाय आपको एक्स की वैल्यू गिवन थी और क्वेश्चन में आपसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है और आपको बता रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो से 100 जूल है। यानी क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी बतानी है व्हेन x इज़ इक्वल टू x0/2 और टोटल एनर्जी 100 जूल गिवन है। तो इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसी मेथड से इसको सॉल्व करोगे, वही मेथड है, उसी तरह आप सॉल्व करते हुए आओगे और जब इस स्टेप पे पहुंचोगे तो थोड़ी सी बातें चेंज हो जाएंगी। क्या बातें चेंज होंगी, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो काइनेटिक ओवर वाली बात तो ख़त्म होगी, उधर चला जाएगा, तो 3/4 ई टोटल हो जाएगा। अगर 3/4 ई टोटल हो रहा है तो 3/4 इंटू ई टोटल कितनी गिवन है 100, इसको कैंसिल करें तो 25 को 3 से करेंगे तो 75 जूल हो जाएगा। तो बच्चों आपको आइडिया हो गया। एक तो क्वेश्चन रेशो के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने कर दिए हैं, एक मैं आपको बता रहा था कि ये पोटेंशियल के क्वेश्चन से बात शुरू हुई थी ना, तो देखिए वही सेम क्वेश्चन काइनेटिक का भी आ गया है कि आपको टोटल गिवन थी और ये फॉर्म गिवन थी, आप लोगों ने पुट करके सॉल्व किया तो इस तरह के आंसर आ गए। जिस तरह मैंने ई टोटल और इसके क्वेश्चन बनाए हैं, इसी तरह बच्चों अगर इन दोनों के इकट्ठे क्वेश्चन आ जाएँ, इन दोनों के आ जाएँ, एक तो आप इनको रेशो की फॉर्म में सॉल्व कीजिएगा, ये बात अपने पास नोट कर लें, एक तो रेशियो की फॉर्म में सॉल्व कीजिएगा, फिर लास्ट स्टेप में जिस तरह इसको मैंने मॉडिफाई किया है ना, ये जो लिखा होता है काइनेटिक ओवर टोटल 3/4, तो लास्ट स्टेप में आप इस तरह के क्वेश्चन बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी अप्रोच है, बस आपको थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए कि किस फार्मूले के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब किसी भी क्वेश्चन को की स्टेटमेंट आप पढ़ें तो स्टेटमेंट पढ़ के आप गेस कर लें कि हाँ इसमें फलां सेंस का फार्मूला यूज़ होगा। अब बच्चों हम सारी जो SHM हम लोगों ने पढ़ी इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो उसके मीन पोजीशन क्या आएंगे और एक्सट्रीम पोजीशन क्या आएंगे ना, एक चीज़ तो याद रखिएगा पहले MCQ कि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है। अगर मीन पोजीशन पे x 0 होता है तो आप लोगों को याद होगा एक्सेलरेशन का फंडा क्या होता है, a = -ω² × x। अगर मीन पोजीशन पे x 0 होगा तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी 0 होगा। हम बात करें ड्यूरिंग SHM ना, ऊपर में लिखा है बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा है, वो मास स्प्रिंग सिस्टम है या सिंपल पेंडुलम में, बात एक ही है। मीन पोजीशन पे x भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, और हम लोगों ने पहले देखा था कि मीन पोजीशन पे v मैक्सिमम होती है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। v मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी x पे डिपेंड करती है, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब टोटल एनर्जी जो होती है ना, वो तो सम होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का, तो यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना MCQ अगर आपका आ जाए ना किस पोजीशन पर टोटल एनर्जी बिकम इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक इक्वल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल किसकी इक्वल होगी, 0 होगी। इस तरह अगर बातें हम एक्सट्रीम पोजीशन की करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x जो है वो x0 की इक्वल हो जाता है। अगर x x0 की इक्वल हो जाएगा, ये माइनस साइन तो डायरेक्शन का है ना, तो जब x मैक्सिमम होगा तो उस वक्त एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे v 0 हो जाती है क्योंकि बॉडी स्टॉप होता है। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी स्टॉप होता है, इसलिए इस एक्सट्रीम पोजीशन को रेस्टिंग पोजीशन भी कहते हैं। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग SHM रेस्टिंग पोजीशन जो है वो मीन नहीं होती। अक्सर बच्चे ड्यूरिंग SHM रेस्टिंग पोजीशन मीन को समझते हैं, तो ड्यूरिंग SHM जो है बॉडी कहाँ रेस्ट करता है, मीन पे रेस्ट करता है, एक्सट्रीम पे रेस्ट करता है। रेस्ट का मतलब है जहाँ पर उसकी स्पीड 0 हो। मीन पे तो उसकी स्पीड मैक्सिमम है ना,
तो अगर आपका एमसीक्यू कभी आता है ना ड्यूरिंग एसएचएम रेस्टिंग पोजीशन की कोई भी बात करे तो याद रखना है कि रेस्टिंग पोजीशन का मतलब वो पोजीशन है जहाँ पर स्पीड ज़ीरो होगी, और स्पीड कहाँ पर ज़ीरो होगी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। इसी तरह अगर v ज़ीरो है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक v ज़ीरो होगी और जो पोटेंशियल होगी वो मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगी। क्योंकि यहाँ काइनेटिक ज़ीरो है तो जो टोटल एनर्जी होगी वो सारी पोटेंशियल की फॉर्म में होगी। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना कि किस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन है। आप इस रेस्टिंग का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। सपोज करें आपका एमसीक्यू आ गया, ए बॉडी इज़ परफॉर्मिंग एसएचएम एंड इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़, ये एवरेज की सिंबल होती है 10 जूल। तो मैंने बोला है कि ए बॉडी इज़ परफॉर्मिंग एसएचएम, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ 10 जूल एंड इट्स एनर्जी एट द रेस्टिंग पोजीशन इज़ 15 जूल। एक बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है और उसकी एनर्जी जो है एट रेस्टिंग पोजीशन इज़ 15 जूल। ये उसकी रेस्टिंग पोजीशन की एनर्जी है। तो अब उसने सिर्फ ये लफ्ज़ बोला है कि रेस्टिंग पोजीशन पे उसकी एनर्जी 15 जूल है। अब क्वेश्चन उसका ये है कि इस सिस्टम की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो क्या गिवन है, बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 10 जूल, इट्स टोटल एनर्जी इज 15 जूल। तो आपसे पूछ रहे हैं इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताएं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये कौन सी पोजीशन है, रेस्टिंग पोजीशन है। रेस्टिंग पोजीशन किसको कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन को कहते हैं। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पी मैक्सिमम होगी वो टोटल एनर्जी के क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपको रेस्टिंग पोजीशन पे जो एनर्जी गिवन है असल में वो टोटल एनर्जी ही गिवन है, और वो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर इसकी जो पी मैक्स है वो टोटल की इक्वल होगी, और टोटल जो है वो कितने जूल बनेगी, 15 जूल होगी। तो बहुत सिंपल सी बात कि आपको एवरेज काइनेटिक और उसने रेस्टिंग पोजीशन पे एनर्जी गिवन थी। तो रेस्टिंग पोजीशन में असल में जो एनर्जी गिवन होती है उसको आप टोटल भी कह सकते हैं, और वही असल में पी मैक्स की इक्वल भी होगी। तो उम्मीद है अब आपको ये रेस्टिंग पोजीशन वाला कंसेप्ट सही क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों के लिए बच्चे मैंने बोर्ड पे एक एमसीक्यू लिखा है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन टोटल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ़ वी डबल दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डबल करें तो टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट इस बात को यूँ सोचते हैं कि ई टोटल का फार्मूला 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर होता है, और उनको लगता है कि टोटल एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक के पे जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है और दूसरा एम्पलीट्यूड है। ये बात अपनी जगह तो ठीक है कि टोटल एनर्जी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक और छोटी सी बात देख लें, फिर इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। आप लोगों ने जो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला पढ़ा था ना, वो एक्स नॉट ओमेगा था। तो वी नॉट का डायरेक्ट रिलेशन है एक्स नॉट के साथ। तो अक्सर बच्चे इन दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन टोटल एनर्जी का है तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मीन अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो टोटल एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम। लेकिन अगर स्पीड का क्वेश्चन आ जाए तो एम्पलीट्यूड को डबल करने से स्पीड विल बिकम डबल। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने वैसे याद रखनी है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो इस फार्मूले को देख के ये लगता है शायद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डबल करने से इस टोटल एनर्जी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, उस बात को समझने के लिए हम इस फार्मूला में के की वैल्यू पुट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है ओमेगा जो होता है ना, उसका फार्मूला √k/m होता है। ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू √k/m। अब अगर हम इसके बोथ साइड पे स्केयरिंग कर दें तो 4π² f² इज़ इक्वल टू k/m। के की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो इक्वल हो जाएगा 4π² f² और m। f क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, और m जो है उस स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है उसकी मास लिखी हुई है। इस k की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट कर दें तो टोटल एनर्जी यहाँ से जो बन जाएगी वो 1/2 k की जगह पर आप लोगों को लिख देना है 4π² f² m, और साथ में उसी तरह ही x नॉट स्क्वायर। ये 4 को 2 से कैंसिल करें तो टोटल एनर्जी का बच्चों एक नया फार्मूला हमें मिल गया जो कि 2π² f² m
इंटू एक्स नॉट स्क्वायर है। ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी याद रखना है। ये हो सकता है कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ जाए, आपको स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है उसकी मास, उसका एम्पलीट्यूड और उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो भी हम इस फार्मूला को यूज़ करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ से हमें 3 बातें पता चली कि एक तो टोटल एनर्जी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के स्केयर के साथ, देखें ना। दूसरा, टोटल एनर्जी जो है उस स्प्रिंग के एंड पे जो मास अटैच है उसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है उसका। और तीसरा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि टोटल एनर्जी का एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बन सकते हैं। तो आपको समझ आ गया कि टोटल एनर्जी के के और एक्स नॉट के अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें एम के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एफ के भी आ सकते हैं। एम के साथ उसका लीनियर रिलेशन है, मतलब अगर स्प्रिंग के एंड पे जो बॉडी अटैच है उसकी मास को डबल करेंगे तो टोटल एनर्जी डबल हो जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम डबल कर दें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को तो इस फार्मूले से सॉल्व होगा वो। तो देख लें, अगर क्वेश्चन आ जाता है हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो बताएं टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो योर टोटल एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम। तो इस केस में आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि आपकी टोटल एनर्जी जो होगी वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए याद रखें, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसका भी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ भी कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हो रही हैं, ठीक। तो उसके भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसी मेथड सॉल्व करेंगे। सेम केस पोटेंशियल एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी का भी फ्रीक्वेंसी के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और पोटेंशियल एनर्जी का भी स्प्रिंग के एंड पे जो बॉडी अटैच है उसकी मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आपके जो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, इन सब का एफ के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और सब का मास के साथ जो है वो लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये बच्चों आप लोगों ने एक अप्रोच लाजमी याद रखनी है। बस अगर आपके ये माइंड में फार्मूला हो तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक और मैंने एमसीक्यू लिखा है, बहुत सिंपल और बेसिक एमसीक्यू। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। इसमें पूछ रहे हैं कि टोटल एनर्जी की ड्यूरिंग एसएचएम आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी। इसके क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, मतलब आपसे पूछ सकता है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी बताएं। किसकी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी की ड्यूरिंग एसएचएम फ्रीक्वेंसी बताएं, पोटेंशियल एनर्जी की ड्यूरिंग एसएचएम फ्रीक्वेंसी बताएं, या टोटल एनर्जी की ड्यूरिंग एसएचएम फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इनमें से किसी की भी फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। जिसने इस क्वेश्चन में उसने फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी हुई है, टोटल एनर्जी की पूछी हुई है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए सपोज़ करें हम एक बॉडी के ऑसिलेशन को देख रहे हैं और हम सपोज़ करते हैं कि बॉडी को हम लोगों ने T0 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोगों ने इसकी मोशन को स्टडी करना शुरू किया। तो मुझे बताओ जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो जब मीन के ऊपर आएगा तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर जब वापस मीन से गुजरेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और फिर यहाँ पर जाकर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दफ़ा मैक्सिमम हुई है। 2 टाइम मैक्सिमम हुई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन से ये 2 टाइम इसने पास किया है। तो मैं कह सकता हूँ एक कंप्लीट ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी उसकी कितने टाइम मैक्सिमम हुई है, 2 टाइम्स मैक्सिमम हुई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 कितनी दफ़ा हुई है, तो ज़ाहिर है मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में मीन पोजीशन से कितनी दफ़ा गुजरा है, एक दफ़ा जाते हुए और एक दफ़ा वापसी पे। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 2 टाइम्स ही क्या हुई है, 0 हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हम देखें कि कंप्लीट ऑसिलेशन में एक्सट्रीम पोजीशन वाली वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, तो मुझे बताएं कि अगर हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं तब हम पहली रीडिंग यहाँ से नोट नहीं करेंगे। एक दफ़ा इधर गया तो यहाँ पर जाकर ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, 0 हुई है। फिर जब दोबारा इस एक्सट्रीम पे वापस आया है तो अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, 0 हुई है। इसके बाद का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट ऑसिलेशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दफ़ा 0 हुई है, 2 टाइम 0 हुई है। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि अगर ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन कोई भी जो बॉडी होता है, कोई एक फ़िक्स पॉइंट ले लें, सपोज़ करें ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट से बॉडी कितनी दफ़ा गुजरा है, एक दफ़ा जाते हुए गुजरा है और एक दफ़ा वापसी पे गुजरा है ना यहाँ से।
इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे उसकी जो काइनेटिक या पोटेंशियल की जो भी वैल्यू है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, वो 2 टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी जो वैल्यू होगी वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितनी दफ़ा रिपीट होगी, 2 टाइम्स रिपीट होगी। इसी को हम कहते हैं कि अगर आपसे पूछे ना काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी की किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। तो कितनी दफ़ा काइनेटिक एनर्जीज़ की वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, वो 2 टाइम रिपीट हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी 2f होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू, वो भी 2 टाइम रिपीट हो रही है। तो अगर आपका आंसर क्यों आता है ना ड्यूरिंग SHM काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी, वो भी 2f, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी 2f। रहेगी बात टोटल एनर्जी की। मुझे ये बताएं कि इस कंप्लीट ऑसिलेशन के दौरान क्या टोटल एनर्जी की वैल्यू रिपीट हो रही है? टोटल एनर्जी की वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही। इस कंप्लीट ऑसिलेशन के दौरान टोटल एनर्जी तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जो चीज़ देखें ना, रिपीट कौन सी चीज़ होती है, जो चीज़ वेरिएबल हो। रिपीट वही चीज़ हो सकती है जो अपनी वैल्यू को रिपीट करे, जो चीज़ वेरिएबल हो। तो यहाँ पर तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और जो चीज़ कांस्टेंट हो उसने रिपीट होना नहीं है। और जो भी चीज़ कांस्टेंट हो आप लोगों ने याद रखना है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी 0 आ जाए इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपको बात आपको सही समझ आ जाए। आप लोगों ने स्टेडी स्टेट डीसी के बारे में पढ़ा होगा। स्टेडी स्टेट डीसी, मैं सिंपल डीसी के बजाय स्टेडी स्टेट डीसी लिख देता हूँ। आपको याद होगा स्टेडी स्टेट डीसी का आप लोग कैसे ग्राफ प्लॉट करते थे, करंट वर्सेस टाइम। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता था स्टेडी स्टेट डीसी का। तो आप सबको याद होगा स्टेडी स्टेट डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, 0 होती थी ना। क्यों फ्रीक्वेंसी 0 है कि इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जो भी चीज़ कांस्टेंट हो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर बच्चों 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन ये था कि टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बताएं तो वो 0 होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछे वो भी 2f। अगर काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछे तो वो भी क्या होगी, 2f होगी। एक और बच्चों बहुत फेमस एमसीक्यू मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है। इसमें ये कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच सिंपल पेंडुलम, ये पेंडुलम कह लें, इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। डिफरेंट उसने टाइम इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड लिखे हुए और पूछ रहे हैं कि आप वो टाइम बताएं जिसमें उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम मीन पोजीशन से। अब बच्चे अक्सर गलती ही करते हैं कि वो ये देखते हैं कि सबसे बड़ा टाइम देख लेते हैं। उनको लगता है 1.4t सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये टाइम सबसे ज़्यादा है, तो इस वक्त उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। अगर आप इस चीज़ को बेस बनाकर कि जो टाइम ज़्यादा होगा उस पे मीन पोजीशन पे डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, उस बेस पे अगर आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो रॉन्ग ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको चूज़ फिर कैसे करना है, वो पूछ रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन बताएं व्हेन पेंडुलम इज एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आप मीन पोजीशन से बॉडी की मोशन को शुरू करें। देखिए ये तो आपको पता है मीन से एक्सट्रीम तक जाते हुए टाइम कितना लगता है, t/4। अगर यहाँ से मोशन शुरू हुई है तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो टाइम जाकर बनेगा वो 0.25t होगा। मतलब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0.25t पे होगा। t/4 का मतलब 0.25 ही होता है ना। फिर वो दोबारा वापस आया, उसको दोबारा t/2 लगा, t/4 सॉरी, यहाँ तक जाते हुए t/4, फिर वापसी पे t/4 हो गया। तो जब वो दोबारा यहाँ पर वापस आया है तो उसको टाइम टोटल कितना लग चुका हुआ है, t/2 लग चुका हुआ है। t/2 टाइम का मतलब ये होगा कि उसको कितना टाइम है, 0.5t। इसका मतलब है कि t/4 के बाद वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, t/2 टाइम के बाद वो दोबारा कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है। अगर उसने मोशन कहाँ से, मीन पोजीशन से शुरू की है, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं, मीन पोजीशन से। क्योंकि अगर बॉडी का t0 ना गिवन हो ना, t0 का मतलब होता है कि बॉडी ने कहाँ से मोशन स्टार्ट की है। अगर ये ना मेंशन हो तो हम हमेशा मोशन को कहाँ से, मीन पोजीशन से ही स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखें कि अगर बॉडी 0.5t के बाद मीन पोजीशन पर आ गया, अब अगर बॉडी दोबारा जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर इसको उधर जाते हुए टाइम t/4 लगेगा। तो टोटल टाइम इसको यहाँ तक जाते हुए इस एक्सट्रीम तक जो लगा है वो कितना है, 3t/4 है। 3t/4 का अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है 0.75t। ठीक है, और दोबारा उसको जाते हुए नीचे t/4 लगेगा। तो इसके अंदर t/4 अगर हम और ऐड करें तो ये टाइम कौन सा हो जाएगा, t हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी अपनी मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करे तो t/2 पे
और कंप्लीट टाइम पीरियड पे वो बॉडी का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उस वक्त बॉडी हो गई किस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। ये बात समझ आ गई। अगर बॉडी मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करे तो टाइम t पे और t/2 पे उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 0, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिर किस टाइम पर होगा, 1.25 t पे, उस वक्त वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, और 1.75 t पे उस वक्त वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे हो या वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, उसका मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनना चाहिए 0.25 नहीं है तो 0.75 t होगा। अब अगर यहाँ पर साथ में 0.25 t भी ऑप्शन होता तो फिर हम बोथ चूज़ करते हैं ना, क्योंकि इन दोनों पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन अगर मैक्सिमम है तो आपके पॉजिटिव एक्सट्रीम हो या नेगेटिव एक्सट्रीम हो, तो फिर आप लोगों ने इन दोनों, अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो फिर आप लोगों ने बोथ ऑप्शन चूज़ करना था। तो आप लोगों ने बच्चों एनालिसिस कर लेना है कि अगर t0 नहीं गिवन तो आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, मीन पोजीशन से ही इसका स्टार्ट लेंगे, ठीक है। एक और छोटा सा MCQ देखते हैं। देखिए अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक सिंपल पेंडुलम ही है, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, वो ऑसिलेट कर रहा है और ड्यूरिंग ऑसिलेशन उसका एम्पलीट्यूड A के इक्वल है, यानी वो ऑसिलेट कर रहा है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन उसका एम्पलीट्यूड A के इक्वल है। और आपसे मैं ये पूछूँ कि वन टाइम पीरियड में, यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में उसका डिस्टेंस भी बताएं और उसका डिस्प्लेसमेंट भी बताएं। बहुत आम सा क्वेश्चन कि एक सिंपल पेंडुलम ये मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड A के इक्वल है, और वन टाइम पीरियड में आप लोगों ने उसका डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी। देखिए डिस्टेंस तो कैसे कैलकुलेट होगा, कहीं से भी शुरू कर लें। अगर मीन से शुरू करें तो वहाँ पर आगे एक्सट्रीम पर गया, A कवर हुआ, फिर A और फिर A, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 4A कवर हुआ। अगर एम्पलीट्यूड का x0 से शो कर रहा है तो 4x0 लिख देंगे, लेकिन डिस्टेंस तो 4A या 4x0 कवर हुआ है ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो एक टाइम पीरियड में जहाँ से बॉडी की मोशन स्टार्ट होती है वहीं पर आकर बॉडी की मोशन क्या होगी, एंड भी आप लोगों ने करनी है। तो इसका मतलब ये कि वन टाइम पीरियड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि कंप्लीट ऑसिलेशन में आपसे अगर डिस्टेंस पूछे तो 4A होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे ड्यूरिंग SHM तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। अब अच्छा हम इन एनर्जीज़ के कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं। जिस तरह आपकी बुक में बना है वही मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। ये मेन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और वर्टिकल एक्सेस एनर्जी का शो कर रहे हैं। आपके दो तरह के आपसे ग्राफ के मेन क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करें, और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आपसे कहता है ग्राफ प्लॉट करें। इन ग्राफ की शेप क्या होगी। मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट करता हूँ, आप फिर खुद गेस करेंगे किस एनर्जी का ये ग्राफ है। यूँ मैंने बनाया है, ये देखिए मैंने इस ग्राफ को स्केच किया है। अब देखिए ये किसी ऐसी एनर्जी का ग्राफ है जिसकी मीन पोजीशन में, ये O जो है वो मीन पोजीशन है ना, जिसकी मीन पोजीशन पे वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर ये एनर्जी का एक्सेस वर्टिकल है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर एनर्जीज़ की वैल्यू 0 हो गई। तो ज़रा सोचो ना कौन सी एनर्जी होती है जो मीन पे मैक्सिमम हो और एक्सट्रीम पे 0 हो, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ की शेप है, ये ग्राफ की शेप है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो इस शेप को हम बच्चे बोलते हैं पैराबोला शेप। तो आप लोगों ने याद रखना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ होगा वो पैराबोला शेप का होगा, या पैराबोलिक शेप कह लें या पैराबोला इसे बोल लेते हैं। मैथ में हम ऐसे पैराबोला को एक और नाम भी देते हैं, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये वैसे तो इसका ऑप्शन पैराबोला ही आने के चांसेस होते हैं, लेकिन पैराबोला की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उनमें से ये वाली जो शेप बनती है, इस शेप को हम बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। तो आपको बात क्लियर होगी है ना। यहाँ से आप गेस करें कि मीन पोजीशन पे ये एनर्जी मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक ही मैक्सिमम होती है। तो ये जो ग्राफ की शेप है ये आपके पास फिर किसकी शेप होगी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की शेप है। अब एक और ग्राफ मैं इसके ऊपर प्लॉट करता हूँ, देखें ज़रा इसको। बच्चे मैंने एक और ग्राफ आपके सामने प्लॉट किया है, इसको ज़रा देखें। ये ब्लैक कलर का जो है, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसकी मीन पोजीशन पे वैल्यू 0 है, यानी इसकी मीन पोजीशन पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, मीन पे 0 और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। तो वो कौन सी एनर्जी है जो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जो ब्लैक वाला आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ ये भी पैराबोला शेप ही है,
लेकिन ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो इसकी भी शेप अगर आपसे पूछेगा तो आप लोगों ने पैराबोला ही शेप कहनी है। मैथ में इस वाले पैराबोला को हम बोलते हैं कनकेव अपवर्ड पैराबोला। इसको क्या कहते हैं, कनकेव डाउनवर्ड, इसको कहते हैं कनकेव अपवर्ड। ये कनकेव वर्ड बेसिकली मैथ का वर्ड है। तो मैंने इसमें लिख दिया है कि ये पैराबोला शेप होगा। अगर डिफरेंट पैराबोला लिखे हुए आ जाएं तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कनकेव अपवर्ड, ये थोड़ा याद भी रखना है, और काइनेटिक एनर्जी का कनकेव कौन सा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब एक और ग्राफ देखते हैं जिसमें हम टोटल एनर्जी का वर्सेस टाइम या वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए बच्चे, मैंने टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ भी रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये टाइम के साथ टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती, यानी टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर आप केमिस्ट्री आ जाए ना, टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें, या आपका क्वेश्चन आ जाए टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की शेप कौन सी होगी। तो दोनों केस में आप लोगों ने बच्चों याद रखना है, जो ग्राफ हम बनाएंगे उस ग्राफ की जो शेप बनेगी वो स्ट्रेट लाइन शेप होगी, क्योंकि ड्यूरिंग ऑसिलेशन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एक और बच्चों बहुत बेसिक एमसीक्यू मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा ग्राफ्स का। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम इफ एट t इक्वल टू 0 बॉडी इज एट मीन पोजीशन, यानी ड्यूरिंग SHM बॉडी उस वक्त मीन पोजीशन पर होगा। देखिए ये तुम्हें पता है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होगी, यानी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। एक तो ये मैं कंसेप्ट पता है, और दूसरा आपको ये पता है कि सपोज करें मैं कहूँ ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम। हम पता है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। फिर आपके पास क्या होगा, मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम t/4 है ना, तो फिर t/4 टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी ने 0 हो जाना है, और फिर जब दोबारा वापस आएगा तो फिर t/4, तो टोटल टाइम मीन से चले हुए कितना हो जाएगा, t/2 के बाद दोबारा काइनेटिक एनर्जी ने क्या हो जाना है, मैक्सिमम हो जाना है। ये कंसेप्ट थोड़ा आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर t/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी 0, ये याद रखनी बात। और फिर फर्दर t/4 के बाद यानी t/2 के बाद दोबारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर t इक्वल टू 0 इसमें हिंट लिखा हुआ है, t इक्वल टू 0 का मतलब बॉडी दैट मीन पोजीशन है, तो ग्राफ जो होगा वो जब स्टार्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। इसमें स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ में 0 है काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। इन दोनों ग्राफ में तो स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी 0 लिखी हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही आउट हो गए। इन दो ग्राफ में ठीक है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि t इक्वल टू 0 जो टाइम है ना, ये t इक्वल टू 0 कह रहे हैं ना सबको, ये सब t इक्वल टू 0 है। इन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे हम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये दोनों ग्राफ्स हो सकते हैं। फिर अब इन दोनों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ ठीक होगा, वो आपको इस बात से समझ आएगा कि काइनेटिक एनर्जी है तो मैक्सिमम, लेकिन ये देखिए काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम के बाद 0 होगी, t/4 टाइम के बाद 0 हुई है या t/2 के बाद। t/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो यहाँ पर तो यही शो हो रहा है कि 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, t/2 के बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हुई है। हालांकि t/2 के ऊपर 0 नहीं हो रही, बल्कि t/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये ग्राफ ठीक होगा ना, 0 के बाद t/4 के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, 0, फिर t/2, देखें ये दोबारा t/2 आ गया ना, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ जो होगा हमारे डाटा का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये आपको बात क्लियर होगी कि इस तरह आप टाइम से भी गेस कर सकते हैं, और टाइम से गेस जब आप एग्जैक्ट कर लेंगे उसके बाद इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका t/2 और t/4 का डिफरेंस भी आप लोगों ने थोड़ा माइंड में रखना है। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करता हूँ। अगर बच्चों मैं ये कह दूँ इफ़ एट t इक्वल 0 बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो फिर क्या होगा। अब t इक्वल 0 पे बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, एक्सट्रीम का मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अब यूँ समझ लो कि t इक्वल 0 यहाँ से बात शुरू हो रही है। अब ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का 0 से शुरू होगा, क्योंकि t इक्वल 0 पे सवाल में मेंशन है कि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, फिर बॉडी ने किधर आना है, t/4 टाइम के बाद कहाँ पर आना है, मीन पोजीशन पर,
यानी अब T/4 कवर करने के बाद मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। इतना डाटा काफ़ी होता है ग्राफ को गेस करने के लिए कि T0 पे काइनेटिक एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितने टाइम के बाद होगी, T/4 के बाद, क्योंकि यहाँ से टाइम ऑफ स्टार्ट हुआ है, T0 इधर है तो T/4 के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये जो पहला और दूसरा ग्राफ है ये दोनों ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में T=0 पे अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो काइनेटिक एनर्जी को 0 होना चाहिए। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि T/2 टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। हालांकि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है T/2 के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम T/4 है तो T/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। तो ये ग्राफ पे ठीक हुआ ना, क्योंकि T0 पे काइनेटिक एनर्जी 0 और T/4 टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, मैक्सिमम। तो अगर ये वाला आपका MCQ आ जाए तो इस केस में ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, अल्फ़ा ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये थोड़ा आप कंसेप्ट क्लियर करें। अक्सर बच्चों को लगता है कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो होगा वो एक्सट्रीम से ही शुरू होगा। एक्सट्रीम से भी शुरू हो सकता है, वो मीन से भी शुरू हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि बॉडी ने अपनी मोशन T=0 पे कहाँ से शुरू की है। तो ये बस चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। सेम क्वेश्चन आप लोगों का किस चीज़ का आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा। उसमें आप लोगों ने इतना ख्याल रखना होता है कि जब हम T=0 लेंगे ना मीन पोजीशन पे, यानी मैं पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ आपको हिंट देता हूँ, अगर T=0 मीन पोजीशन पे हम बात करेंगे तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ने क्या होना है, 0 होना है। फिर T/4 टाइम के बाद T/4 टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी ने क्या हो जाना है, मैक्सिमम हो जाना है। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी के जो ग्राफ होंगे वो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो T=0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 वाला ग्राफ बनेगा और T/4 टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोगों ने शो करनी है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा चेंज करूँ तो मैं अगर इसकी जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख दूँ, यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम लिख दूँ, तो ये वाला ग्राफ इस सिचुएशन के लिए ठीक है ना। ये वाला ग्राफ किसके लिए ठीक है, एट T=0 बॉडी इज एट मीन पोजीशन, बॉडी इज एट मीन पोजीशन। मैं इन्हीं ग्राफ्स को चेंज कर रहा हूँ, बेसिक पर्पस और कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर T=0 पे बॉडी इज एट मीन पोजीशन पर हो और आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा, तो हमें पता है मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी शुरू में 0 होनी चाहिए और कितने टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी ने मैक्सिमम होना है, T/4 टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी ने क्या हो जाना है, मैक्सिमम हो जाना है। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली अगर इधर पोटेंशियल वर्सेस टाइम हो तो एट T=0 बॉडी इज एट मीन पोजीशन के लिए ये वाला ग्राफ करेक्ट कंसीडर होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर बॉडी अपनी मोशन कहाँ से शुरू करे, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करे, तो वो ज़रा बात समझिएगा। अगर बॉडी अगर एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है तो T0 इस जगह पर हो गया, अब उसकी शुरू में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब जब बॉडी ने वापस जाना है तो कितने टाइम के बाद, T/4 टाइम के बाद उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। तो अब हमको ऐसा ग्राफ शुरू करें, स्टार्ट देखेंगे जिसमें स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो और T/4 के बाद 0 हो जाए। अगर मैं इसी ग्राफ को चेंज कर दूं तो देख लें ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये मैं कब लूँगा, एट T=0 बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो एट T=0 अगर मेंशन हो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो मुझे बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, देख लें पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम, फिर कितने टाइम, T/4 टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0, देखिए फिर T/4 टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0। हमें बस इतना स्टार्ट सही करना होता है, आगे बस टाइम वेस्ट ही करना होता है। जब स्टार्ट ठीक होगा तो आगे वही चीज़ बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का एट T=0। तो दोनों चीज़ें आपको बच्चे क्लियर होगी कि काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ आप लोगों ने किस तरह के बनाने हैं और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ किस तरह के बनाने हैं, और टाइम का जो थोड़ा बहुत इशू आता है उम्मीद है अब आपको वो क्लियर हो चुका होगा। एक और बच्चों बहुत सिंपल सा MCQ देख से, इसमें क्या रहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको गिवन होती है, से टोटल मैकेनिकल एनर्जी सपोज कर लेते हैं आपको 200 जूल गिवन है, और क्वेश्चन कुछ यूँ आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन बताएं। यानी यूँ अगर आपके MCQ आ गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको गिवन है और आपसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन बताएं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन जो होती है वो असल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही होती है। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी
वो ही बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन होगी। तो बहुत आम सी बात है, बस आप लोगों ने याद रखनी है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर आपको गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन पूछे या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वो 200 जूल ही होगी। इसी तरह अगर आपको इस एक और एमसीक्यू आ गया जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी यही गिवन है और आपसे ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताएं एट एक्सट्रीम पोजीशन, या आपसे कह देता है कि आप लोगों ने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताएं, तो एक ही बात है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है वो असल में पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ही होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो भी असल में 200 जूल ही होगी एंड विच इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक होगी बात। अगर इसी क्वेश्चन में आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी गिवन हो और आपसे क्वेश्चन में ये पूछे काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन बताएं, यानी ये गिवन है और काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन पूछता है, तो हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। या टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको गिवन है और आपसे पूछता है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन बताएं, तो ये चीज़ भी आप सबको आइडिया है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन भी किसकी इक्वल होती है, 0 की इक्वल होगी। तो ये बहुत एक सिंपल से एमसीक्यू इस टाइप के भी बनते हैं। तो आप लोगों ने एक बहुत फंडामेंटल और बेसिक आइडिया को माइंड में रखना है कि इतने इजी भी क्वेश्चन समटाइम वो एग्ज़ाम में दे देता है और कुछ बच्चे इसको सिर्फ जल्दी में रॉन्ग कर लेते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है कि मीन पोजीशन की बात हो रही है या एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है। अगर आप ये जज कर लेते हैं, बाकी चीज़ें तो वैसे ही हमें पता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक और टोटल एनर्जी आपस में इक्वल होती हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।